अब बोल है। दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय डालडा। डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड ओलिविया। ओलिविया, शुक्रिया। एंड नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल से तो आमुक्ता शीरी सुखनीरा 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 हर कस की लबे हक़ा के चे खुशकंदा अक़ीक़े यमनीरा 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 अज़ जामिए बेचारा रसा नीद सलामे अज़ दरगाहे दरबारे रसूल मदनीरा 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 बरदरगाहे दरबारे रसूल मदनीरा 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 गुल अज़रो खता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल से तो आमुक्ता शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदफ हुसैन मेरी बहन, बड़ी खूबसूरत आवाज़ आपकी और बड़ा खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा। इसके माने मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि हम काफ़ी वक्त से, मैं कहता हूँ बचपन से हम ये कलाम सुनते आ रहे हैं, क्योंकि फ़ारसी में है, तो इसलिए मेरी तरह बहुत सारे और भी लोग हैं जो इसके माने सही समझ नहीं पा रहे होंगे। अपनी बहन सदफ से ये माने मैं पूछना चाहूँगा। जामी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम है और हमारे मुल्क की मशहूर मारूफ नात ख़्वां उम्मे हबीबा ने इसे पढ़ा और इसमें रसूल पाक के बहुत ज़्यादा तारीफ़ें शायर ने बहुत उसलूबी से अदा की हैं। जिस तरह के आपके लबों की तारीफ़ की गई है, आपके खूबसूरत दांतों मुबारक की तारीफ़ की गई है, आपकी आँखों के नक्श नुगार की तारीफ़, आपके गुलाब की पनखड़ी जैसे होठों की तारीफ़ खूबसूरत अंदाज से शायर ने की है। इस बात पर तो कोई शक व शुबा होना नहीं चाहिए कि आका के हुस्न की अगर तारीफ़ की जाए तो शायद एक दो साल भी कम पड़ जाएंगे, इतना इतनी शान है उनके हुस्न की कि जो देखे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कर ही नहीं सकते उनका हुस्न भी कम पड़ जाता है। यहाँ तक कि मैंने एक हदीस पढ़ी थी सदफ मेरी बहन, जिसमें लिखा था कि वो सहाबा कराम जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने हजारों महफिलें गुजारी, हजारों वक्त हजारों दिन उनके साथ गुजारे, उनसे जब पूछा गया कि नबी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न कैसा था, तो उन्होंने फरमाया कि हम तो सिर्फ पैरों की तरफ नजरें रखते थे, हमारी हिम्मत नहीं थी कि ऊपर तक नजरें उठाएं। तो इतनी शान हमारे आका की, आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि क्या मैं कहाँ शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ उनकी शान का जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा कि हर कोई फिदा है बिद देखे दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। और मैं ये दीदार के ऊपर एक और हदीस सरिश में ऐड कर दूं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझे अपने ख्वाब में देखा जल्द वो खुली आंखों से मुझे देखेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बिल्कुल जनाब, और अभी हम बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। खातिमुन नबीयीन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई। जब उसकी रमज़ान में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी? आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए यौमुल क़ुद्स भी मनाया जा रहा है और इस हवाले से मुल्क भर में रैलियों का भी इनेकाद किया गया है, जिस पर प्रोग्राम में नाज़रीन को आगाह भी करते रहेंगे। फ़िलहाल हम शामिल करेंगे बड़ी खबर। इलेक्शन फंड्स की अदम फराहमी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत का स्टेट बैंक को इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करने का हुक्म। अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन को 21 अरब जारी किए जाएं। इलेक्शन फंड से मुतालिक फैसले पर स्पीकर ने कौमी असम्बली का हंगामी इजलास बुला लिया। दाखिली और खारजी चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करना है, कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास जारी। वजीर आजम, वफाकी वज़रा, मुशीरान और अरकान असम्बली पार्लियामेंट हाउस में मौजूद। आर्मी चीफ भी शरीक। कौमी सलामती की सूरत हाल पर ऐवान को ब्रीफिंग देंगे। T20 का हाई वोल्टेज टाकरा सजने में चंद घंटे बाकी। कज़ाफी स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। दोनों कप्तान ट्रॉफी के साथ खिलाड़ियों का फोटो सेशन भी हुआ। कप्तान बाबर आजम होम ग्राउंड में कामयाबी के लिए पुरअज़्म। और वर्ल्ड बैंक ने सालाना फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट जारी कर दी। खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल 11 माह से रिकॉर्ड इजाफा। कुव्वत खरीद में 38% तक कमी रिकॉर्ड। महंगाई की शरह श्रीलंका के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। सैरिश में जब से ऑफिस आया हूं तो मुझे ना हर कोई कह रहा है कि आज आप शलवार कमीज क्यों नहीं पहन के, मैंने भी कहा आपको क्यों पहनी। तो मैंने बताया कि जिस तरह हमारे वजीर आजम पाकिस्तान ने हमारे जवानों के साथ, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, इज़हार यकजहती किया है। तो मैं भी जब कैमोफ्लेज पहनता हूं तो अपने जवानों के साथ इज़हार यकजहती करता हूं। यकीनन वो भी जो कुर्बानियां दे रहे हैं वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है और हम उन्हें सलाम पेश करते हैं जो मुसलसल पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानियों की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। बिल्कुल आपने बताया, बड़ी अच्छी बात है। ये जज्बा हर पाकिस्तानी में होना चाहिए और अपने अपने तरीके से उनसे इजहार मोहब्बत, अकीदत हमें करनी चाहिए। हम कर रहे हैं, ऐसे करते रहेंगे, फ़र्ज़ है हमारा। हुक्मरानों के इंतखाबात से फरार के हरबे भी नाजरीन सभी को मालूम है। आजकल तारीख आने के बावजूद हम देख रहे हैं कि हर तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए फ़ंड्स का इजरा नहीं हो सका, जिसमें तमाम फरीक़ैन ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स चीफ जस्टिस चैम्बर में पेश की हैं। मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। अदालत का स्टेट बैंक को इंतखाबात के लिए फ़ंड्स जारी करने का हुक्म सामने आ गया। अदालत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी किए जाए, जिसमें तमाम फरीक़ैन ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स चीफ जस्टिस चैम्बर में पेश की हैं। इलेक्शन फंड से मुतालिक फैसले पर स्पीकर ने कौमी असम्बली का हंगामी इजलास भी बुला लिया है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर कानूनदान और तज्ज़ेकार हैदर वहीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि अब अदालत ने स्टेट बैंक को इलेक्शन फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया है, क्या अब भी स्टेट बैंक को फंड्स जारी करने में कोई मुश्किलात हायल हैं या आपके ख्याल में आराम से कर सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए और क्योंकि जब एक दफ़ा इस तरह का हुक्म जारी कर दिया गया है और ज़ाहिर है ये फंड स्टेट बैंक के पास पड़े हुए हैं, तो स्टेट बैंक मेरे ख्याल से जो है अब उसके रास्ते में कोई ऐसी कतरन है नहीं। और जो हुकूमत के भी एतराज़ात थे उससे भी अब वो बालातर होके सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट के अंदर जो है वो रिलीज करता है। तो इसमें अब मैं कोई कानूनी जो है वो कबाहत तो नहीं देख रहा, बट जाहिर है कि अगर स्टेट बैंक पे कोई इस्तेमाल करके उनको जो है वो इन्फ्लुएंस करे तो वो अलग बात है, बट कानूनी तौर पर कोई बंदिश नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद। बट हैदर साहब, मैं जानता हूं कि आप माशाल्लाह से एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और आप मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गहरी नज़र रखते हैं। ये बताइए हैदर साहब, क्योंकि हम पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो वहाँ सिर्फ कन्फ्रंटेशन देखी जा रही है, जलाओ घेराव की सियासत है, मारो या मर जाओ की सियासत है, और अब ऐसा लग रहा है कि उन तोपों का रुख अदालतों की तरफ हो गया है। आज भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इस वक्त इजलास जारी है उसके अंदर कोई ऐसी कानून साजी करने की कोशिश की जाएगी ताकि इन 21 अरब रुपए को रोका जा सके, ताकि इलेक्शन से बचा जा सके, ताकि PTI को पावर में आने से भी रोका जाए। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चीजें जाहिर है कि डिले तो करेंगी और जो भी कानून साजी होगी उसको फिर सस्पेंड करना, कलअदम करना, वो कोलैटरल इस्तेमाल करता है, यूज अप करता है सुप्रीम कोर्ट का। तो स्ट्रेटेजिकली ये जो है वो इसका कोई असर तो होता है, ऐसा नहीं है कि पार्लियामान का असर नहीं है। इवन जो पार्लियामान जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अपील कर सकते और अमल दरामद उसको भी फर्ज है, लेकिन
इन द रियल वर्ल्ड कोलैटरल सुप्रीम कोर्ट का यूज अप तो होता है जब वो पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन। लेकिन हैदर साहब दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू। पार्लियामेंटेरियंस हमेशा कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, और अब आइन की जब तशरीह की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे आला है। आखिर सबसे सुप्रीम है कौन, हैदर वहीद साहब? देखिए, पाकिस्तान में जो है वो इंग्लैंड में जिस तरह पार्लियामान होती है सुप्रीम, क्योंकि वहाँ पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पाकिस्तान में आइन है सुप्रीम। हाँ, आइन में रद्दोबदल करने का इख्तियार पार्लियामान का है, जो एक यूनिक आउट ऑफ ऑल द पिलर्स ऑफ द स्टेट एक यूनिक पावर है कि वो आइन को अमेंड कर सकते हैं। लेकिन अमेंड करें या ना करें, जिस भी हालत में और शेप में आइन होगा वो लागू सब पे है, और उससे बालातर कोई भी नहीं है। सब उसके मातहत हैं और उसी के अंडर ऑपरेट करते हैं और उसी की पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। सही। तो यहाँ पे जो है वो कॉन्सेप्ट जहाँ तक सॉवरन का बाका है तो वो आइन है, और आइन ही जन्म देता है अदलिया को भी, पार्लियामान को भी। हाँ, एक यूनिक चीज यह है कि पार्लियामान अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, बट अमेंड करने के बाद भी वो उस आइन का, अमेंडेड आइन का मातहत जरूर होगा। सही। अच्छा, ये भी कहिएगा कि एक और जो बहस हम छिड़ी हुई सुन रहे हैं, जिस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगी कि अभी बाकायदा तौर पर कानून नहीं बना और उससे पहले बेंच बन गया। जब कानून नहीं बना तो फिर बेंच कैसे बन सकता है? कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं, इस पर आपकी राय क्या है? देखें, ये गैर मामूली बात तो है, और अमूमन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज बिल्स को जो अभी तक स्टैट्यूट या लॉ नहीं बने होते वो एंटरटेन नहीं किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्व ये किया है कि ये आते साथ ही अफेक्ट करेगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, और इस पर्टिकुलर केस को जो वो सुन रहे हैं, और वो फिर बेंच तश्कील देने का इख्तियार उसको चीफ जस्टिस का क्योंकि नहीं होगा, तो एंटिसिपेटरी उन्होंने इंजंक्शन दे दिया है, स्टे ऑर्डर दे दिया है। इसमें ये बात नहीं है कि ये क्या आइन में कोई कतगन है। आई थिंक ऑर्डर तो इस तरह का करने को कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, करती नहीं है, गैर मामूली है। लेकिन असल बात यह है कि जिस पस मंजर में ये सब कुछ हुआ है तो वो तासुर यही देता है कि एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट है जो हाईली एक दूसरे ग्रुप्स को, जजेस को मिसट्रस्ट करता है, और वो तासुर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बात के लिए अच्छा नहीं। सही। अच्छा बैदर साहब, अभी हमने रिसेंटली देखा एग्जाम्पल है कि अभी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को भी घर भेज दिया गया है और तौहीन अदालत पे ही उन्हें घर भेजा गया है। लेकिन अभी जो सारी सिचुएशन बनी हुई है, आइन के तहत ये कहते हैं कि जी जजेस के तर्ज अमल पर पार्लियामेंट में बात ही नहीं हो सकती है। तो ये जो कुछ किया जा रहा है, फिर आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसी ही सिचुएशन हम यहाँ पर भी बनती देखेंगे? देखिए, ये बेंच जो है ये तो बहुत क्लियर है कि वो अमल दरामद पे इस वक्त फोकस कर रहे हैं, कंटेम्प्ट पे नहीं। और अमल दरामद के लिए अगर कंटेम्प्ट करनी पड़ी तो आई थिंक करेंगे, लेकिन उनका फोकस पूरी तरह अमल दरामद पे है इस तरह अभी। और वो जिस तरह प्रोसीड कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी यही है कि अमल दरामद कराएं, और उसको कराने में अगर कंटेम्प्ट इशू करनी पड़ी तो वो करेंगे। तो ये लेकिन हैदर साहब, इंटेंशन जो है, जो उनकी नीयत है वो तो वाज़े है। मतलब उसके लिए कोई भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे। कोई रिपोर्ट्स ऐसी तैयार की जाती है कि जनाब फंड्स नहीं है, मुल्क के हालात ऐसे हैं, यंगी सिचुएशन है, तो फिर रास्ता निकाल लेना। वो फिर स्टेट बैंक को डायरेक्टली कह दिया उन्होंने। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो नुक्ताचीनी करके या वो किसी के पीछे पड़ना नहीं चाह रहे, वो कंटेम्प्ट में लोगों को बुला नहीं रहे अभी तक, कम से कम, क्योंकि उनका फोकस अमल दरामद पे वो कहते हैं। लेकिन हैदर साहब, इज इट पॉसिबल कि आज के 5 बजे बॉस, इज इट पॉसिबल कि आज के 5 बजे वाले असेंबली के इजलास में वो फिर स्टेट बैंक को मना कर दें, पैसे मत दीजिएगा, हमने कानून साजी की है कि स्टेट बैंक डायरेक्ट ऑर्डर हमसे लेगा, अदालत से नहीं? देखिए, ये चीज कानूनी और आईनी तौर पर तो एटलीस्ट नहीं हो सकती कि कोई सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को आप जो है किसी रेजोल्यूशन के जरिए से या कैबिनेट के डिसीजन के जरिए से उसकी नफी करते हैं। ये मुमकिन आइन में नहीं है। अगर उन्हें नफी करनी है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की, तो वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से ही हो सकती है, और कोई दूसरा तीसरा तरीका नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर वहीद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। कानूनी माहिर मौजूद थे, और एक चीज तो उन्होंने वाज़ेह कर दी है कि अब जब ऑर्डर हो चुका है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि 21 अरब रुपए जारी किए जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो फिर आज जो इजलास असेंबली में हो रहा है उसमें कोई भी ऐसी कानून साजी रेजोल्यूशन नहीं आ सकती जो उन 21 अरब की अदायगी को रोक सके।
चले जनाब, देखते हैं क्या होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स हो गई है अभी, और चीजें जो हैं वो अब सब किसी हर कोई, तो मैं नहीं कहूंगा सर, इस डर्टी पॉलिटिक्स कहूंगा, ऐसा ही है तलहा। लेकिन जाहिर है कौम जो है वो मुंतजिर है कि इलेक्शन की तरफ हम कब जाते हैं, और नजरें सबकी अदालत की तरफ है कि अदालत के अहकामात पर अमल दरामद आया हो पाता है या नहीं हो पाता, क्या वो करवा लेंगे। खैर ये आगे आने वाले दिनों में ही अब पता चलेगा। अब सियासत का खेल तो जारी है, कुछ दूसरे खेल की हम बात कर लेते हैं। ग्रीन शर्ट्स का जनाब आज कीवीज के साथ मुकाबला है, पंजा आजमाई होगी। क्योंकि मुझे क्रिकेट से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा सरिश साहब से तारुफ। चले जनाब, अब बात ये तला सबके ज़हनों में ये सवाल है कि जो हमारे नए खिलाड़ी थे वो अफगानियों से पिट के आए थे, तो अब ये बाबर आजम के पिट के बड़ा छोटा सा वर्ड है, कुछ ज्यादा बड़ा होना चाहिए था, जलील होके आए थे। तला मैं रमजान में चाह रही हूँ कोई ऐसे बल्फाज का ना ही इस्तेमाल करूँ किसी के लिए, आपका वजू नहीं टूटेगा। अच्छा खैर, आज चले सुहेब साहब से बात करते हैं। सुहेब साहब बताइएगा, बाबर आजम की क़यादत में आज लाहौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैच होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? स्क्वाड आपकी नज़र में कैसा है, और जो ऑर्डर रखा गया है कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, क्योंकि जो इन्होंने गलती की अफगानिस्तान के खिलाफ, वो एक ही मैच में 11 में से 7 या 6 नए खिलाड़ी खिलाते। आप जरूर नए खिलाड़ियों को चांस दें, जरूर उनको अपॉर्चुनिटीज दें, स्पेशली जब वो डिजर्व कर रहे हैं, रन बना रहे हैं, विकेट ले रहे हैं। लेकिन 7 खिलाड़ी चेंज कर देना जरा मसला था। वही चीज न्यूजीलैंड की तरफ हो गई है। चले, पाकिस्तान ने तो डिलिबरेट किया था, न्यूजीलैंड के 7 टॉप प्लेयर्स जो हैं वो IPL खेल रहे हैं, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस टूर। और अब पाकिस्तान का जो पल्ला है वो ज्यादा भारी है, बिकॉज पाकिस्तान फुल स्ट्रेंथ है और देख रहा है। लेकिन मैं जरूर कहूँगा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये 3 टीम कि इनके टॉप प्लेयर्स नहीं भी आते हैं, जो सेकंड स्ट्रिंग प्लेयर्स होते हैं इतना दम मारते हैं, इतने प्रोफेशनल होते हैं, इतने फिट होते हैं कि इनसे खतरा हमेशा रहता है, चाहे बल्ले से चाहे गेंद से। तो इसलिए आई थिंक सोहेब साहब, मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो आपको दोबारा कॉल करें, लाइन में काफी डिस्टर्बेंस है। विल टेक यू बैक ऑन लाइन। लेकिन पॉइंट रेज किया है कि कीवीज इतने प्रोफेशनल हैं, इतने फिट हैं और इस शेप में है, इस फॉर्म में है, हमें उनके लिए उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वी कैन एक्सपेक्ट कि वो दोबारा लेकिन इस बार फेटी जो है ना नहीं, लेकिन आई थिंक सो चीजें अब शायद कुछ डिफरेंट हो, क्योंकि अफगानिस्तान वाली जो फेटी थी उसमें बाबर आजम नहीं थे। बाबर आजम अब कैप्टनसी कर रहे हैं, तो क्या उनकी कप्तानी से कुछ चेंज हम फील करेंगे? सुहेब साहब हमारे साथ हैं। जी आ गए वापस। जी सुहेब साहब, क्या समझ रहे हैं आप, बाबर आजम से कुछ चमत्कार हो पाएगा आपके? देखिए, बाबर आजम के ऊपर ना खामखा का एक प्रेशर डाला गया है, क्योंकि देखें जब आप कप्तान बनाते हैं तो आप नंबर 1 साल 1.5 साल के लिए बनाते हैं या ना बनाएं, आप फैसला कर लें। आप ये कैट एंड माउस का गेम जब खेलते हैं तो जो कप्तान होता है वो हर फैसले से पहले ये सोचता है कि अगर ये फैसला गलत हुआ तो मेरी कप्तानी तो नहीं जाएगी। वहाँ पे वो रिस्क नहीं ले सकता है, बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकता है जो गेम के दौरान लेने होते हैं। तो ये तो बिल्कुल मुझे बड़ा अफसोस है जिस तरीके से बात जो ये भी है कि अगर कुछ सहाफ़ी कहेंगे तो शायद मैं हटा दूँ। तो मतलब इस तरह की बातें जब आप कहते हैं तो आप एक नॉन क्रिकेटिंग एटमोसफियर में घुस जाते हैं, और ये खामखा एक कप्तान को ये तो सुहेब साहब बड़ी अजीब सी बात है कि सहाफ़ी कहेंगे तो हटा दूं। मतलब ये खेल हो रहा है, बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे कैसे डिसीजन मेकिंग हो सकती है? हाँ, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि बाबर आजम हैज अ लॉट टू इम्प्रूव एज कैप्टन, और है कि या तो आप उसको ना बनाएं, आप फैसला कर लें, आप किसी और को बनाएं जो आप समझते हैं उससे बेहतर कप्तानी कर सकता है, फैसले अच्छे कर सकता है। आपकी नजर में ऐसा कौन है टीम में? देखिए, इस वक्त शादाब को एक जरा सी अनफॉर्चुनेट सेटबैक हो गया शारजा में, क्योंकि वो 7 प्लेयर्स उसको नए दे दिए। तीसरा मैच उसने देखा बड़े बोल्ड तरीके से जीता, जरा सा आउट ऑफ फॉर्म भी रहा, अदरवाइज ही इज अ गुड कैप्टन। उसने लास्ट 2-3 इयर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बड़ी अच्छी कप्तानी की है। सेम गोज फॉर शाहीन शाह अफरीदी, ही इज अ ब्रिलियंट कैप्टन। इमरान खान की नजर की नक्शा कदम पे चल रहा है, ही इज अ बॉलर जो कि अपनी बल्लेबाजी को इम्प्रूव कर रहा है, बोल्ड डिसीजंस लेता है, लीड फ्रॉम द फ्रंट, और तो आपके पास अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छा वैसे सुहेब साहब, जब हमने आपके देखें कि वो दफा आपको फाइनल में पहुंचा है, तो इसलिए यू हैव वेरी गुड ऑप्शन एज कैप्टन। ऐसी बात नहीं है बाबर से बेहतर कप्तान, लेकिन आप ये ना करें कि कप्तान भी बनाएं और सीरियसली बनाएं। अच्छा सुहेब साहब, इससे पहले हमने ये देखा कि जब नए प्लेयर्स को मौका दिया गया तो कुछ पॉजिटिव बातें भी हुई कि जनाब ये मौका मिलना चाहिए था, इसी तरह टैलेंट को मौका मिलेगा खुद को पॉलिश करने का। साहिब अयूब सबसे ऊपर थे जिनकी काफ़ी वाह वाह हो रही थी,
तो वो डिसीजन गलत नहीं था जूनियर्स को मौका देने का। जाहिर है इसी तरह फिर वो आगे भी आएंगे। तो अगर अब भी इस तरह किया जाता है तो आपके ख्याल में ये ठीक होगा या गलत होगा? नहीं, मैं तो टोटली फेवर में हूँ। मैं तो इस फेवर में नहीं हूँ कि आप 7-8 प्लेयर्स को एक साथ खिला दें नए प्लेयर्स को। अदरवाइज टाइम यू डिजर्व इट, एहसान डिजर्व इट। इवन आजम खान जो कि फेल हो गया दोनों ओडीआईज में, ही डिजर्व दैट चांस। तो बात ये होती है कि आप 2 एट अ टाइम खिलाते हैं, और आपने देखा तीसरे मैच में जैसे आप इफ्तिखार को वापस आए, 1-2 और आप सीनियर प्लेयर लेकर आए, आपने उसी टीम को बिल्कुल लिटा के रख दिया। सही। तो लेकिन सोहेब साहब बात ये फाइनली मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगी। तो सोहेब अलवी हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस वक्त। सहरिश सोहेब ना, इनसे बड़ा तंज़िया तो थैंक यू सो वेरी मच सोहेब भाई। नहीं, मेरी बात सुनिए, लेकिन जरा फाइनली मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जिस पर सोहेब साहब ने भी तनकीद की कि ये बातें नहीं होनी चाहिए कि सहाफ़ी को कहेगा तो मैं नाम आगे पीछे कर दूंगा, इसको रख लूंगा, उसको निकाल दूंगा, ये नहीं होना चाहिए। ये यकीनन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे कब से काम होता है, असरअंदाज होता है, उनको डिमोरलाइज करता है। सही, ये जो सिस्टम इसकी आप बुराई कर रही है ना, ये हमारे बचपन से चलता आ रहा है, इसलिए आप बहुत लेट हो गए। खैर वापस चलते हैं अपनी नात खां सदफ हुसैन। यार बात तो होनी चाहिए ना, बार बार भले लेट हो जाए, का नाम लेते हैं रोज़ा हम दोनों का। और यकीनन आज एक चीज, क्योंकि जुम्मे का दिन है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जुम्मे के दिन ये आयत कुरान पाक की जरूर अपने व्यूअर्स को याद दिलाऊं। सूरह अल अहज़ाब की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी हक नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू वसल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मोहम्मद। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, बंदो तुम भी कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ो। तो हम में और हमारे रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला में जो वाहिद अमल मुश्तरक है, जो हम भी करते हैं अल्लाह ताला भी करता है, वो सिर्फ दुरूद व सलाम है। तो अंदाजा कीजिए कि दुरूद व सलाम की अहमियत क्या है। आज दुरूद व सलाम पढ़े। अब मैं अपनी बहन सदफ हुसैन से गुजारिश करूंगा, बिस्मिल्लाह। मेरी झोली में रहते है सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते है सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते है सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सदक़े, मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सदक़े, मेरी नस्लों को भी करना ता टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, है शहर इल्म खुद। जी वेलकम बैक नाजरीन। और अब कुछ बात मैं महंगाई की करूंगी। रमज़ान पूरा हमने इंतहा की महंगाई बर्दाश्त की और आगे भी हमें मज़ीद करनी पड़ेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि IMF की जितनी भी शराइत हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। और अभी जो ताज़ा रिपोर्ट जारी की गई है उसके तहत अशया खुर्रनोश की महंगाई की शरह श्रीलंका के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खाने पीने की अशया की कीमतों में मुसलसल 11 महीने से तलहा इजाफा हो रहा है। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, कीप दिस इन माइंड। वर्ल्ड बैंक ने वाज़ेह कर दिया है। अच्छा, बहुत सारे इंडिपेंडेंट इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स भी हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह 60% के करीब है, 60 पे ऊपर है, फीसद के ऊपर है, परसेंटेज के ऊपर है। जिसकी वजह से आप अंदाजा कीजिए कि लोगों का हाल क्या होगा, वो किस तरह सरवाइव करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, उनके एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी वहीं खड़ी हुई है। मैं तो हमेशा तनख्वाहदार तबके के लिए आवाज़ उठाता हूँ, अपने मजदूर भाइयों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। मैं अपील करता हूँ मुखैर हज़रात से जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके नीचे मुलाजमीन काम करते हैं, कि खुदारा उनकी आमदनी बढ़ाइए, उनकी सैलरीज में इजाफा कीजिए। एक एनुअल परसेंटेज सेट कर लीजिए कि 10%, 15% हर साल हम बढ़ाएंगे। अच्छा, वैसे तला कुछ इदारे ऐसे होते हैं माशाल्लाह से जहाँ पे 10% ऑटोमेटिकली पता होता है कि जब साल खत्म होगा तो पाक फौज में भी ऐसे ही होता है। जो हुकूमती इदारे उनमें तो ऐसे ही होता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाले इदारे हैं सहरिश, उसमें कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर वो नहीं करे सेट
तो कोई उससे पूछने वाला नहीं है। हमारे मुल्क के दो ही प्रॉब्लम है, एक नेपोटिज्म, एक सेठिज्म, इस पर बात होती रहेगी। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है महंगाई पर, वो मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद हम कोशिश करेंगे हमें कोई अच्छा सा गेस्ट मिले जिनसे हम बात करें कि आखिर ये कब मसला हल होगा। मैं हूं ना गेस्ट, वैसे ना भी हो तो आप तला बिल्कुल फॉर्म में। नाजरीन, इनको संभालेंगे हम। अवाम परेशान है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। कोशिश ये की है कि किसी तरीके से आज का दिन निकल जाए, गुजारा करना है। ऐसे दिन गुजार रहे हैं हमारे पाकिस्तानी बहन भाई इस रमज़ान के महीने में भी। कराची में शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या है, ये जानने के लिए रिजवान आहत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे बात करते हैं। रिजवान, किस मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, देखिए रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से रोज़ाना की बुनियाद पर चाहे वो दाल चावल आटे की बात करें या फलों की बात करें, सब्जियों की बात करें, जब से रमज़ान का आगाज़ हुआ है रोज़ाना की बुनियाद पर इन तमाम चीज़ों के रेट जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गरीब आदमी के लिए अफ्तारी करना, सहरी करना यकीनन एक अहम चैलेंज बन गया है, एक मुश्किल बन गया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। महंगाई अल्लाह की पनाह, बस समझ लो ये मुसलमान मुल्क है लेकिन बेकार मुल्क है। समझ लें कि यहाँ पर एक चारने की चीज़ समझ लो 1 रुपये की मिल रही है, क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया। अच्छा, आप मार्केट आते हैं, किसी दुकान पे आपको प्राइस लिस्ट नज़र आती है पूरे शहर? किसी भी नहीं है, किसी ठेले वाले के पास नहीं लगी हुई है, किसी दुकानदार के पास नहीं लगी है, जो अपना मन है उसका वो बेच रहा है बस। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ ये शहरी मौजूद थे, इनकी भी आपने बात सुनी। इनका यही कहना है कि सबसे अहम मसला जो है वो महंगाई के साथ साथ जो प्राइस लिस्ट चेक करने का सिस्टम है वो हमारे पास बिल्कुल नाकारा सिस्टम है। असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि तमाम इलाकों में अपने अपने इलाकों में प्राइस लिस्ट चेक करें, लेकिन कराची की मार्केटों को अगर विजिट किया जाए तो 90% दुकानदार ऐसे हैं, जो ठेले पतारे वाले ऐसे हैं जो बगैर लिस्ट के अपने मनमाने रेटों पर चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं और शहरी जो है वो मजबूरन महंगे दामों चीज़ें खरीदने पर मजबूर है। बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बता दिया कि 90%। 90 आप ज्यादा बता रहे हैं? ज्यादा बता रहा हूं, ज्यादा बता रहे हैं। मुझे लगता है 2% होंगे जो नहीं, वो कह रहे हैं 90% ऐसे जो प्राइस लिस्ट शो नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि 98% ऐसे हैं कि जो प्राइस लिस्ट शो नहीं कर रहे। मैं कम बता रहा हूँ, आप कहने ज्यादा होने चाहिए। आपने पहले ज्यादा करे। खैर, तबरेज मरी साहब हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर है ईस्ट के। थैंक यू सो वेरी मच मरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। मुझे बताएंगे इस वक्त आप और आपकी टीम क्या कर रही है प्राइस मैकेनिज्म को और प्राइसेस को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए डेली बेसिस पे हम लोग मार्केट्स का विजिट भी कर रहे हैं और जो लोग अगर मुनाफाखोरी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ फिर एक्शन भी ले रहे हैं। अगर मैं सिर्फ कल की बात करूं तो हमारा फाइन जो है दैट वाज मोर देन 10 लाख रुपीस और तकरीबन 22 से 24 ऐसे लोग थे जिनको हमने गिरफ्तार करके जेल भी किया था समरी ट्रायल करके। लेकिन अभी तबरेज साहब, लोगों की आज भी यही शिकायत है कि हुकूमत प्राइस लिस्ट तो जारी करती है मगर उस पर मार्केटों में अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। यही बात हम पता नहीं कितने दिनों से कह रहे हैं, लेकिन ये इंतजामिया की नाकामी है। आप लोग माने या ना माने? देखिए जी, मैं इसमें 2 पॉइंट्स को थोड़ा सा वाजे कर दूं। नंबर 1, जब ये प्राइस लिस्ट का तयन होता है, वो फल हो, सब्जियां हो या कोई भी आपकी किराने के आइटम्स हो, तो उसके पीछे एक मैकेनिज्म होता है। उस मैकेनिज्म में इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जो भी कीमत का तयन किया जा रहा है वो एक फेयर प्राइस है और किसी के साथ जाती ना हो, ख्वाह वो रिटेलर हो, होलसेलर हो या आपका कंज्यूमर हो। अब उसमें अगर कोई लोग ये समझते हैं कि जी हम लोग नाजायज़ मुनाफाखोरी कर लेंगे, जैसे कि शिकायत हमारे पास भी मौसूल होती हैं, तो उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाता है। और दैट इज़ दी ओनली वे कि हम जब मार्केट्स में जाते हैं और हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि अगर हमारा रेट फर्ज करें 10 रुपये है और कोई 12 रुपये में सेल कर रहा है, तो उसके अंदर फिर हम उसको जो भी हमारे पास प्यूनिटिव मेजर्स होते हैं वो हम ज़रूर लेते हैं। आवाम से भी हमारी यही दरख्वास्त होती है कि आपका राइट है, आप रेट्स के हवाले से। कमिश्नर साहब, प्रॉब्लम ये भी है कि अवाम को सिस्टम के ऊपर अब भरोसा नहीं रहा है। हमारे यहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, उसकी रिपोर्टिंग हार्डली 10% के करीब होती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि हम अवाम, हम कराची के रहने वाले या आपके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के रहने वाले लोग किस तरह आपका साथ दें इन ग्राम फरोशों को, इन मुनाफाखोरों को लगाम डालने के लिए? व्हाट शुड द पीपल डू? किस तरीके से हम आपका साथ दें? क्या आप फ्रूट खाने का बॉयकॉट कर दें या कुछ और करें? आप क्या मशवरा देंगे? देखिए जी, हमारी जो वैसे कम्युनिटी है उसकी एक से होती है। हमारी कम्युनिटी के पास बड़ी ताकत होती है
जब भी कोई वो फैसला करते हैं तो डेफिनेटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी बनी हुई है, और हमारी आवाम भी जब कोई, इट्स अ बेसिक फिनोमेना ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कि अगर आपकी किसी भी मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी कीमतें जो है वो जनरली बढ़ जाती हैं डिमांड ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सोसाइटी को अपना किरदार। अच्छा एक चीज़ और भी है तबरेज़ साहब, कुछ ऐसी भी खबरें गर्दिश में हैं कि आप लोगों को अमले की कमी का भी सामना रहता है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ उस तरह नहीं जा रही जैसे जानी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा इस बार हुकूमत सिंध की खुसूसी हिदायत पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडिशनल प्राइस इंस्पेक्टर्स का भी जो है वो तैनाती की गई है। मेरे पास तकरीबन 16 वो लोग हैं जो कि अभी मजीद तैनात किए गए हैं पिछले दिनों इस प्राइस कंट्रोल के हवाले से, और हुकूमत सिंध के मुलाजमीन ही हैं, उनको इख्तियारात दिए गए हैं हुकूमत सिंध की जानिब से कि वो प्राइस इंस्पेक्टर के तौर पे डिफरेंट मार्केट्स का विजिट कर सकते हैं। सर ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू यू मरी साहब। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मकासद में कामयाब हों और प्राइस मैकेनिज्म को और प्राइसेस को इम्प्लाएं, क्योंकि अगर कीमतों का यही हाल रहा, महंगाई का यही हाल रहा, तो अवाम यकीनन बहुत मुश्किलात से दो चार। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। जी बिल्कुल, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मेरा ख्याल है कि मैं अब किचन में मिलूंगी आप लोगों को। कुछ अच्छा पकाइएगा आज। स्टे विद अस। बोल के जायके इज प्रेजेंटेड बाय डालडा, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत, एंड पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। वेलकम टू बोल के जायके। और आज हमारे दस्तरखान पर हमारे किचन में मीठा बहुत सारा बनने वाला है, और मीठा जनाब मैं तो मीठे के बगैर नहीं रह सकती। शेफ़ शाकिरा मौजूद हैं, रेसिपीज़ के नाम बड़े यूनिक हैं, और ये मैं बताएंगी कि आज ये क्या बनाने वाली हूँ कि मैं इंग्रेडिएंट्स देख के ये बता सकती हूँ, गैस कर सकती हूँ कि मीठी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सारी बनने वाली हैं। तो आप बताएं बाकी क्या है? मीठी चीज़ एक ही बनने वाली नहीं नहीं, पीछे भी मीठा सामान है, ड्रिंक में भी मीठा है, और उसी के साथ हम बनाएंगे यहाँ पर आज बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा लस्सी। बड़े मज़े की होती है, बहुत अच्छी लगती है। साथ ही हम बनाएंगे चीज़ पार्सल, चीज़ पॉकेट्स भी आप कह सकते हैं, पिज़्ज़ा पॉकेट्स भी आप कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चीज़ पार्सल्स यूँ कह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ मैक्रोनी और चीज़ इसमें जाएगा। सही। साथ हम बना रहे हैं बड़े मज़े का रफ़ान से आज हम बनाएंगे बनाना फ्लेवर ले रहे हैं, बनाना डिलाइट, यानी कि बहुत लाइट सा मीठा है, आप झटपट भी बन जाएगा। अच्छा, और मज़े की बात है कि रफ़ान तो माशाल्लाह से एक ऐसी नेमत है कि छोटा सा एक पैकेट होता है और पूरी फैमिली के लिए डेजर्ट तैयार हो जाता है। मीठे की डिश की टेंशन ही नहीं है। पहले मेरा ख्याल है हमें हैंड वॉश कर लेने चाहिए। हैंड वॉश आप पहले हैंड वॉश कर लें, तब तक मैं यहाँ पर देखती हूँ कि आप रेडी चीज़ों को करवाने में आपकी हेल्प मैं कैसे कर सकती हूँ। तो जनाब लाइफ बॉय 99.9% जर्म्स को किल करता है। कोविड के डेज फिर से कुछ महसूस हो रहे हैं क्योंकि सर उठा रहा है ये, लिहाजा इसका इस्तेमाल लाइफ बॉय हैंड वॉश का बहुत ज़रूरी है किचन में काम करते हुए, क्योंकि हम लोग मुख्तलिफ जगहों पे हाथ रख लेते हैं काम करते हुए, जर्म्स तो हर जगह पर होते हैं, तो लिहाजा बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, वो भी लाइफ बॉय के लिक्विड हैंड वॉश के साथ। दूसरा, डालडा पकड़ लिया जनाब शेफ़ शाकिरा ने, जहाँ ममता वहाँ डालडा, ना बदला ज़माना ना बदला डालडा। 80 सालों से भी ज़ायद माओं का डालडा पर बेहद भरोसा है, और ये डालडा लाडला भी हो गया, मेरे मुंह से लाडला निकलने लगा था जो कि इसको एक कामयाब ब्रांड बनाता है, क्योंकि डालडा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ये सेहत लेके आया, क्वालिटी लेके आया, इसीलिए आज भी हमारे खानों में। अच्छा सैरिश, यहाँ हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें हम मैक्रोनी ऐड करें पहले से जो हमने बॉईल कर ली थी, ठीक है, ये हम डाल रहे हैं इसमें। और उसी के साथ इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो हैं यहाँ पर ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्च और नमक। यहाँ मैं ब्लैक पेपर ले रही हूँ यहाँ पर तकरीबन ½ टीस्पून। सही। और ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कुकवेयर्स हैं, ये शेफ़ मजेस्टिक के कुकवेयर्स हैं, सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग। बड़े ज़बरदस्त एल्यूमिनियम कुकवेयर्स हैं, ना खाना चिपकता है ना जलता है और जल्दी से बन जाता है, तो आप इन कुकवेयर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किचन में। फोटाइल का हमारा स्टोव है, हमारा अवन है, हमारा माइक्रोवेव है, और इस पर भी भरोसा है हमारा। तकरीबन 20 साल से ज़ायद इस ब्रांड को हो चुके हैं, मुख्तलिफ शहरों में इसके डीलर्स मौजूद हैं। कहीं पर भी जाके आप अपने लिए ये स्टोव खरीद सकते हैं, इनकी कोई भी अप्लायंस खरीद सकते हैं, किचन की हाई क्वालिटी अप्लायंसेस हैं इनकी। और जनाब अभी हमारा ये पास्ता
हाँ, मैक्रोनी है ये, मैक्रोनी हमने डाली है इसमें। इसके अंदर हमने कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ टी स्पून ली है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, सेल टू टेस्ट है, इतने यूनिक है, चीज पार्सल, चीज पार्सल। अच्छा, ग्रीन चिलीज गई हैं इसमें और मशरूम्स। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शिमला मिर्च या और कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये क्योंकि बॉईल हुआ था ये जल्दी बन जाएगा। मैं इसमें 2 टेबल स्पून कनौर का जो है केचप ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें चिली गार्लिक। सही, ये चला गया, ठीक है। अच्छा, ये इसकी जो है हमने जो है जो हम फिल करेंगे पॉकेट्स के अंदर, ये आपका तैयार हो जाएगा। बस इसको बंद करेंगे। बड़ा मजे का है, चीज पार्सल, चीज पॉकेट भी आप इसको कह रही हैं, मतलब इसको बना के आप टिफिन में कहीं भी इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं, बच्चों को दे सकते पार्सल हैं। हाँ बिल्कुल। और इफ्तार पे तो बहुत ही मजे का लगता है। जैसे फ्राइंग में अगर आप ये भी बना के रख लें, ये बना के भी आप रख लें और जो है फिर फ्राई कर लें जब आपने इफ्तार के लिए रेडी करना है। अच्छा, इसमें आपने मशरूम्स डाले हैं? हाँ, मशरूम्स गए हैं इसमें। अच्छा, ये हम यहाँ पे बंद कर देंगे। सही। यहाँ पे हम अपना जो है कढ़ाई भी रख देते हैं ताकि जैसे जैसे हम बनाएं तो ये साथ ही मैं ऑन कर रही हूँ मीठे के लिए चूल्हा। सही, मीठे के लिए जनाब रफान की आज ये ज़बरदस्ती डिलाइट, रफान डिलाइट, बनाना डिलाइट जनाब। अच्छा, और ये यहाँ पर जो है मैंने हाफ kg मिल्क ले लिया था। सही। इसमें हम 4 टेबल स्पून के करीब ले रहे हैं रफान बनाना कस्टर्ड। ठीक है, ये हम इसमें डाल रहे हैं। जब एक बॉईल आ जाए ना तब आप पाकिस्तान का काबिल एतबार ये डेजर्ट ब्रांड है जो अपनी बेहतरीन क्वालिटी और टेस्ट की वजह से कंज्यूमर्स का दिल जीतता आ रहा है, आज से नहीं कई सालों से जीतता आ रहा है। और इनकी एक वसी रेंज है प्रोडक्ट्स की, जेली आपको चाहिए हो, किसी भी तरह की पुडिंग चाहिए हो, कस्टर्ड चाहिए हो, मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं इसमें, स्ट्रॉबेरी भी है, बनाना भी है, वनीला भी है, तो मैंगो भी है, बच्चों का जो दिल चाहे आप उन्हें बना के दे सकते हैं। इसमें कंडेंस मिल्क जा रहा है। सही, ये हमने लिया है तकरीबन ऐसे कर लीजिए हाफ कप। सही, ये आपने डाल देना है। होती है कंडेंस मिल्क भी घर में बनाती हूँ, बाजार से मंगाना नहीं पड़ता, मैं बाजार से मंगाती हूँ। मैं भी बाजार से ही मंगवाती हूँ। खैर, अच्छा। ये आपने क्रीम है, ये हमने हाफ पैकेट क्रीम इसके अंदर ऐड कर दी है। सही। और मैं चीनी ले रही हूँ यहाँ पे तकरीबन 4 टेबल स्पून। ठीक है, अब अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप कम भी चीनी इसमें डाल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी कंडेंस मिल्क जा चुका है इसके अंदर। ये चला गया। बस हमारा ये चीनी जब इसमें डिसॉल्व हो जाएगी तो ये बस तैयार है। टेक्सचर है वो आई थिंक क्रीम और कंडेंस मिल्क से जल्दी थिक हो गया, इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने पहले से दूध को बॉईल कर लिया था कि टाइम लिमिट। मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है जब मैं कस्टर्ड बनाती हूँ ना तो मुझे उसको बहुत ज़्यादा देर बॉईल करना पड़ता है। वो कस्टर्ड जितना ज़्यादा डालो फिर भी वो उसका टेक्सचर पतला सा रहता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप पहले बॉईल करने के बाद जो है ना उसको सेपरेट इसको डिसॉल्व किया करें फिर डाला करें। ऐसा ही करती हूँ मैं। या फिर वो दूध की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि फिर आपका जो है ना ये कस्टर्ड पाउडर आप कम ले रही हैं। अच्छा, ये तैयार हो गया, मैंने यहाँ पे चूल्हा बंद कर दिया। अगर आप अपने इसके जो टेक्सचर है इसको अगर आप थिक ना रखें तो बताऊँ उससे प्रॉब्लम क्या होता है, आप उसके ऊपर जो भी टॉपिंग करते हैं उसमें डूब जाती है। तो वो आपके आप डिश अच्छा, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं अच्छी लगती और बहुत ज़्यादा आप जिसे कहते हैं ना कि पतली भी ना रहे। सही नॉर्मल जिसे कहते हैं इसमें हो। अच्छा, ये मैं फ्राइंग के लिए इसमें डालडा कुकिंग ऑयल जो है डाल रही हूँ ताकि हम पॉकेट्स तैयार करते जाएंगे और फिर इसके अंदर फ्राई करते जाएंगे, डीप फ्राई होंगे। सही। अच्छा, ये हमारा कस्टर्ड तैयार है। बस इसमें आप जब कस्टर्ड तैयार कर रहे हो उसमें चमचा चलाते रहा करें ताकि गुठलियाँ ना बने। बिल्कुल। और ये बाजू का नीचे से लग भी जाता है अगर आप इसको ऐसे छोड़ दें तो हमने चूल्हा तो बंद कर दिया। को अंदाजा हो रहा है कि सारे तजुर्बे काम खराब करने वाले मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे अंदाजा है कि क्या क्या हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे लिए चीज़ पॉकेट्स के लिए ये मेरे पास पट्टियाँ हैं। सही। अच्छा, ये समोसा पट्टी की समोसा पट्टी जो कहलाती है, ठीक है ना, ये आपने ले लेनी है। सही। इसको मैं आपको बना के दिखाती हूँ यहाँ पे किस तरह से ये फिल होंगे। सही। अच्छा, ये हमारे सही। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं ताकि ज़रा नाज़रीन को प्रॉपर्ली नजर आ जाए कि आप इसको बना कैसे रही हैं। मैं आपके लिए स्पेस बना देती हूँ। ये हम हटा देते हैं, जो चीज़ें हम यूज़ कर चुके हैं उनको हम हटा देते हैं। आज मैंने इसलिए कहा था कि हमारे किचन में मीठे का सामान काफ़ी तैयार हो रहा है कि लस्सी भी पीछे जनाब अभी रेडी होगी, रूह अफ़ज़ा लस्सी। और लस्सी कुछ लोग ख़ास तौर पर अफ्तार के वक्त पीते हैं ताकि कुछ उनका स्टमक जो है उसमें। अच्छा, आपने आटे की लोई जैसे लई कहते हैं वो आपने बना ली है, वो बाउल में है ना। अच्छा, वो हमने भी बना लिया था पतला सा, एक आपने बैटर तैयार कर लेना होता है बस। आपने क्या करना है, ये हमने पॉकेट्स के इधर रखा।
समोसे की पट्टी को यहाँ बीच में रखा। ये जो मेरे पास फिलिंग है, सही, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, अब इससे मुझे याद आया, कुछ बेकरीज पे मैंने ये देखा है कि जब हम समोसा ख़रीदने के लिए जाते हैं, जो कि बताया जाता है कि चिकन समोसा है, हाँ, और जब घर आके उसको खोला जाता है तो उसमें से चिकन नहीं निकलता, बस ये निकलती है। तो ये भी जनाब टैक्टिक्स हैं मार्केटिंग। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लगा दिया, ये यहाँ पे हमने लगा दिया। इसी तरह से हम सारे पॉकेट्स बना लेंगे अपने, और ये आप बना के, ये कॉस्ट कटिंग का तरीका है, सही बता रही हूँ मैं ना? बिल्कुल, कि आजकल चिकन काफ़ी महंगी हो गई है, तो उसकी बचत के लिए बेहतर है कि आप उसके साथ ये स्पैगेटी या मैक्रोनी डाल दें और वो फिलिंग अच्छी सी भर जाएगी। लोग कहेंगे जनाब चिकन का समोसा इतना हैवी, तो बिल्कुल ठीक रेट पे मिल रहा है ये, बिल्कुल। अच्छा, ये आपकी पॉकेट तैयार हो गई है। इसी तरह से हम 2-3 पॉकेट्स यहाँ तैयार कर लेंगे। फिर मैं मीठा भी साथ साथ इसको, सही, मुझे एक प्लेट दे दीजिएगा। मैं आपको प्लेट देती हूँ। और जनाब ऐसा है कि अच्छा, हम इसमें रख लेते हैं, लाइए। अच्छा, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप आराम से इनको पॉकेट्स ये बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। रमज़ान से पहले आप फ्रीज कर लें। रमज़ान में क्विकली जब आपको अफ्तार पे पता हो कि सब ने आना है, तो बस आपको फ्राई करना होगा और आपका काम हो जाएगा। अच्छा जी, मैं ये यहाँ पे बना देती हूँ सारे। साथ साथ हम जो है, मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया था तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, और ½ kg यहाँ पे मिल्क था, और उसके अंदर हमने ½ कप कंडेंस मिल्क लिया है, ½ कप हमने इसमें ली है चीनी, और जो है उसको मिक्स कर लिया था। ये हमने, अच्छा, चीज़ अब काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से दूध और दही महंगा हो गया है ना, तो वो भी जाहिर है बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए वैसे अफोर्ड करना। अभी हम लोग वो भी अपने इसी अपने ट्रांसमिशन अपने प्रोग्राम के दौरान यही बता रहे थे कि रिपोर्ट्स अब आ रही हैं इंटरनेशनली भी कि पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त तारीख की जो महंगा तरीन दौर है ना, बहुत ज़्यादा वो है। इस वक्त बाज़ारों में रश नहीं है, और इस दफ़ा यकीन जाने मुझे बिल्कुल ईद पे मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि एक घबराहट और एक इस तरह का है ना, टेंशन तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कि किस तरह से आप सब चीज़ों को, जो अच्छी फैमिलीज़ भी हैं जो पहले बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को कर रही थी, लोगों को हेल्प आउट भी कर देती थी, इस दफ़ा तो वो भी बहुत परेशान। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बस अल्लाह ताला रहम करे। जैसा कि कहा जा रहा है कि इलेक्शंस इस सारे मसले का हल है, तो अल्लाह करे कि वो जल्द अज जल्द हों, टाइम पे हो जाए, काम आए इस मुल्क में और चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएं। देखिए, अब ताक़रातें स्टार्ट हो चुकी हैं, सबसे यही कह सकते हैं कि सब पाकिस्तान के लिए दुआ करें, क्योंकि पाकिस्तान से ही हम हैं और हमसे पाकिस्तान है। अगर हम दुआ नहीं करेंगे तो फिर, और कोशिश भी करनी है साथ साथ। सही। अभी रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप शेफ़ शाकिरा बता दें कि इसमें आप क्या क्या डाल रही हैं। अच्छा, हमने चीज़ ली है और मैक्रोनी का हमने एक आमेज़ा तैयार कर लिया था, जिसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, इसको मैं डाल दूँ उसमें? हाँ, उसमें डाल दीजिए फ्राइंग के लिए। अब जितनी हमारी यहाँ पे तैयार हो गई हैं, हम उसको डाल देते हैं। सही, और फ्राई कर लेते हैं। फिर मैं मीठा और ड्रिंक भी तैयार कर, चलें बस ये ओके जी, ये हटा देते हैं। सही। चलें, अब आप एक काम कीजिए, फटाफट टॉपिंग वगैरह करके इसको हम लोग सर्व कर देते हैं। बिल्कुल, और उसके बाद फिर हम लस्सी की तरफ आ जाएंगे, ताकि टाइम पे हमारी तमाम रेसिपीज़ रेडी हो जाएं। और वैसे तो माशाल्लाह क्विकली चलें, यहाँ पर सब तैयार है ऑलमोस्ट। हम यहाँ पर जो है, ये मैं पहले ले रही हूँ, जो हमारी शेफ़ शाकिरा है वो फटाफट कोशिश करती हैं कि आते ही थोड़ा प्रिपेयर करना शुरू कर दें, ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए। सही टाइम पे हम आपको बता देंगे कि रेसिपी क्या थी और बन के उसकी शक्ल क्या है। अच्छा, ये बिस्किट लिए थे, डाइजेस्टिव बिस्किट थे, उसको हमने तोड़ लिया था। अब आप जब स्मॉल उसमें बना रहे होते हैं किसी ग्लास में, तो आप इस तरह से इसको डाल देंगे। सही। फिर अब ये है कस्टर्ड। सही, इसको हम, सॉरी, 1 स्पून था। अच्छा, इसको वैसे भी डाल सकती है, डाल देते हैं। बिल्कुल, ये चला गया है। सही। और ये ठंडा करके खाने में जो मज़ा आएगा ना, बहुत मज़ा आता है। इसको आप ओवरनाइट रखिए। अगर आपके बच्चों को चॉकलेट पसंद है तो आप इसमें चॉकलेट बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जो बच्चों को वैसे और भी बहुत से बिस्किट्स पसंद आ रहे होते हैं, वो भी आप डाल सकते। इसमें मैं बनाना यूज़ कर रही हूँ। सही। अच्छा, हम आजकल वैसे ना अपने गले को भी काफ़ी बचाना चाहिए। हम लोग ये फ्राइड आइटम्स जो खाते हैं ना अफ्तार में केचप के साथ, ये 2 तरह की इसमें जेलीज जा रही हैं। उसके बाद हम माशाल्लाह से हमने एहतियात तो करनी नहीं होती। सही बात। पानी भी कम पीते हैं, तो फिर गले जल्दी इफेक्ट होते हैं।
अच्छा जी, ये ग्रीन और रेड वाली हमने स्ट्रॉबेरी और बनाना जेली ले ली थी, और ऊपर से हम इसी बिस्किट की टॉपिंग कर देंगे। ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है ये, इसका लुक। ये आपका बनाना डिलाइट रेडी हो गया, तैयार हो गया है। इसको आप फ्रिज में रखें और ये हटा दीजिएगा साइड से। अच्छा, यहाँ से हम सारी चीज़ें भी हटा देते हैं, थोड़ा नीट कर देते हैं। जब तक मैं ड्रिंक्स की तरफ आ जाती हूँ, हम यहाँ पे बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा लस्सी, बहुत जल्दी तैयार होने वाली लस्सी है। आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं शुगर ले रही हूँ 4 टेबल स्पून, और 1 पाव के करीब मेरे पास यहाँ पर दही मौजूद है। ये ज़्यादा है, मैं 1 पाव दही ले रही हूँ यहाँ। ये आपने ले लिया। आप इसको सहरी में और जो है इफ्तारी पे भी बना सकते हैं। ये मेरे पास ½ kg मिल्क है, वो हमने डाल दिया इसमें। सही। आइस जा रही है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी आइस चाहिए। ठीक है, बहुत ठंडा या बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से। अच्छा, ये डाल दिया है। और जो इसके अंदर असल इंग्रेडिएंट है वो है रूह अफ़ज़ा, वो हम इसमें डाल रहे हैं। ये चला गया, और इसको हम ब्लेंड कर देंगे और फिर डिश आउट कर देंगे। ये हमारी लस्सी भी तैयार हो गई है। ज़बरदस्त, लस्सी भी बहुत मज़े की लग रही है। लस्सी तो वैसे किसी भी फॉर्म में हो मज़े की लगे। चले जी जनाब, टाइम भी बिल्कुल अब कम है, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जल्दी से ये चीज़ पार्सल फ्राई हो जाएं, तो हम इनको भी सर्व कर दें, निकाल दें। और आइए भी बस होने वाले हैं, ऑलमोस्ट हो गए। चलिए जी, यहाँ हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए थोड़ा सा मैसअप भी हो रहा होता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि हो गया कि आपको सही रेसिपी डिलीवर कर दें, कि कुछ उल्टी सीधी ना चली जाए कि कहें कि ये बना क्या रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। चलें जी, ये हो गए हैं पार्सल्स। जी बिल्कुल। लाइए। अच्छा, मेरा कल से गला कुछ ख़राब है, और मैंने यही गलती की है कि मैंने गर्म के ऊपर ठंडा जो है वो पिया है, जिसके बाद मेरे गले में ना अब थोड़ी सी खराश हो रही है। इसका इलाज मुझे जाके करना होगा। आप लोग भी किया करें, अगर आपको ऐसा फील हो तो गर्म पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें अफ्तार के बाद, और कोशिश करें कि कुछ खट्टा जो है ना और ठंडा उसका मिक्स इस्तेमाल ना करें। हम लोगों ने जनाब नींबू भी निचोड़ना होता है, और उसके बाद हमने ठंडा भी पी लेना होता है, क्योंकि हम ये फ्राइंग वाली चीज़ें खा रहे होते हैं ना, उस पर आप एकदम से ठंडा ठंडा कोई भी मशरूब कोई भी ड्रिंक लेते हैं, उससे फ़ौरन आपका गला जो है ख़राब हो जाता है। प्लस आपकी थकन भी, अब ज़ाहिर ताक आते हैं, रातों को आप जाग भी रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है थकन हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, ये जनाब चीज़ पार्सल्स रेडी हो गए हैं। जी अब आप ये जल्दी से बता दें कि आपने इन चीज़ पार्सल्स में क्या डाला था, ताकि जिन लोगों ने हमें नहीं देखा उनको एक बार फिर से। हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था, मैक्रोनी ली थी हमने यहाँ पर 1 कप भरकर, उसमें ½ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर, सॉल्ट टू टेस्ट है, ½ टी स्पून हमने इसमें क्वार्टर कुटी हुई काली मिर्चें ली हैं, और उसी में हमने लिया था 2 टेबल स्पून चिली सॉस और टमाटो पेस्ट। और कैमरामैन आप दिखा भी दें। चलें जी, इसके साथ ही जनाब आप लोग भी अपने किचन में ट्राई कीजिए, हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। उम्मीद है आपकी भी अच्छी बनेगी। मुझे और शेफ़ शाकिरा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बेदम यही तो 5 है महबूब कायनात, बेदम यही तो 5 है महबूब कायनात।
खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जहाँ रहे, जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरे बाबा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में सैयदा की कनीज़े जा रहे, जन्नत में सैयदा तैयबा, जन्नत में सैयदा ज़ाहिदा, जन्नत में फातिमा की कनीज़े जा रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरी माँ वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि हमारे सेगमेंट आलिम के बोल में हमारे साथ दो इतने प्यारे और ख़ूबसूरत मेहमान हैं। मैं खुश आमदीद कहूँगा हाफ़िज़ ताहिर कादरी साहब को। यकीनन आपकी यहाँ पर आमद हमारे लिए बड़ी, कहते हैं कि खुशी तो है ही है, लेकिन हौसला अफजाई भी है कि हाँ हम शायद अच्छा काम कर रहे हैं, तभी इतनी बड़ी हस्ती हमारे पास आएँ। क्योंकि यकीनन ताहिर कादरी साहब कोई आम नात खां नहीं है, कोई आम कलाम पढ़ने वाले नहीं हैं, और माशाल्लाह से पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के टॉप के जो कलाम पढ़ने वाले हैं, नात पढ़ने वाले, उनमें से आपका शुमार होता है। साथ साथ हमारे साथ आलिम दीन भी मौजूद है, मोहम्मद अली शाह साहब। किबला बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, चार चांद लगाए हमारे सेगमेंट को। ताहिर भाई, आपसे पहले मैं गुफ्तगू आगाज़ करना चाहता हूँ। आपकी नज़र में आपकी शोहरत की इतनी वजह क्या है? माशाल्लाह से आप सोशल मीडिया पे बात करें तो आपका यूट्यूब चैनल भी बहुत ज़्यादा कामयाब है, न सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर के फॉलोअर्स आपके पास हैं। व्हाट्स योर सीक्रेट ताहिर भाई? जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और बोल न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ मदऊ किया, दावत दी, बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपका सवाल है कि सोशल मीडिया पे अगर आप इतने वायरल हैं या इतनी व्यूवरशिप है या इतनी फॉलोइंग है तो इसकी क्या वजह है? मैं समझता हूँ हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ख़ास फ़ज़ल अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी शुरू से ये चाहत और ख्वाहिश रही कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए कि जिससे अल्लाह उसके रसूल नाराज़ होते हैं। भाई शोहरत और ये सब चीज़ें ना दायमी नहीं है, ये यहीं रह जाएंगी, लेकिन हकीकत में वो कहते हैं ना कि आपने अगर ऐसे काम किए हैं कि जो आपकी दुनिया में भी इंशाअल्लाह आपके लिए बरकत का सबब बने होंगे, आखिरत में भी इंशाअल्लाह सदका जारिया बनेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश रही और अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ बरकत, तलहा भाई मुझे लगता है कि बरकत मेरे साथ मौजूद है। और एक जुमला मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पर कि मशहूर होना और है और मोहतरम होना और है। सुभान अल्लाह। मशहूर तो बहुत सारे होते हैं मगर मोहतरम कोई कोई होता है कि लोग आपसे मिले और आपसे दुआ के लिए कहें, आपसे एक मोहब्बत का इजहार करें, अकीदत का इजहार करें, तो मैं समझता हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है मुझ पर। पहला कलाम क्या पढ़ा, कैसे शुरू किया, किसने आपको कहा कि यार आपको पढ़ना चाहिए? अच्छा, पहला कलाम का वाक़या बड़ा अजीब है कि मेरे वालिद साहब ने ही हमें तैयारी करवाई थी, बल्कि मुझे नहीं करवाई थी, मेरे बड़े भाई को करवाई थी। एंड टाइम पर उनके साथ एक हादसा हो गया, ट्रेजेडी हो गई, तो वालिद साहब ने फ़ौरन ही मुझे तैयार करवाया और उस कंपटीशन में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिस्सा लिया और बड़ी पजीराई मिली। और मुझे बचपन की वो बात नहीं भूलती है तलहा भाई कि मैं प्राइमरी स्कूल में जब इस वक्त था तो उस वक्त हमारी टीचर थी, वो मुझे बुलाती थी, वो कहती थी आप नात सुनाइए। क्लास 4 में गालिबन था मैं, तो मैं जब नात शरीफ पढ़ता था ना तो वो रोना शुरू कर देती थी। सुभान अल्लाह। वो कहती थी बस आप नात शरीफ पढ़ते ना तो रोना आता। अच्छा, हमें उस वक्त इतना नहीं पता था कि ये नात शरीफ सुनकर रोना भी आता है तो इसकी क्या वजूहत होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो हमें पता लगा कि ये हुजूर की मोहब्बत का जाम होता है जब बंदा हाँ, यानी इसके लिए मेरे इमाम ने यूँ फरमाया सैयद आला हज़रत ने कि ए इश्क तेरे सदके जलने से, यानी वहाँ जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह। सुभान। अपने वालिद मोहतरम के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि यकीनन ये सुनने के बाद मुझे वाज़ेह हो गया
कि जो आप यहाँ मौजूद हैं, इतना नाम दुनिया में है, उसके पीछे आपके वालिद मोहतरम की बड़ी मेहनत और परवरिश है। जी अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की है, मैं कहूँगा ज़ाहिर बात है कि दोनों की शफ़क़तें हैं। वालिद साहब ना हमारे वाकई प्यारे उस्ताद हैं, और हमारे घर में वजह यह है, जो नात खां कैसे बनता है बंदा, कैसे नात खां ऐसे बनता है कि भाई आपके घर में आखिर सुना क्या जा रहा है। उस वक्त कैसेट्स का दौर था, तो वालिद साहब जो कैसेट्स लाते थे ना, उसमें वो नाते पाक होती थी, हम सुनते थे, तो बस कानों ने जो सुना वही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की फिर सादत मिली। तो यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर अच्छा आप बनना चाहते हैं तो माहौल बहुत ज़्यादा इस पर असरअंदाज होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको घर में ऐसा माहौल दे। शाह साहब, आज जुम्मतुल विदा था कि नहीं? लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि अगले जुम्मे रोज़ा होगा कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ये कि जो माहिर फल्कियात उनका कहना है कि अगले जुम्मे तक चाँद का जो साइज़ है, तो उनका तो कहना है कि जुमा इंशाल्लाह हमें अगला भी नसीब हो जाएगा। तो अब ये कि आज जुम्मतुल मुबारक, असल तो ये भी जुमा है, आइंदा आने वाला भी जुमा इंशाल्लाह हमें नसीब होगा। पाकिस्तान में ऐसा है कि आखिरी के दो चांद हैं वो क्या नाम है इसका 30 के गए हैं। ओके जी हाँ, सॉरी 29 के गए हैं, तो अब 30 की बारी है। 30 के होंगे, तो उम्मीद है कि आने वाला जुमा इंशाल्लाह अलविदाई जुमा होगा। और असल तो ये है जिस जुमे की भी हमने कदर कर ली, जिस जुमे को भी हमने अच्छा गुजार लिया, इंशाल्लाह वो हमारे लिए अलविदाई जुमा है। लेकिन यह कि शुरू से रहा है मोहतरम कि आखिरी जुमे की बड़ी एक वो मुनाजात पड़ी जाती हैं, अलविदाई सलाम पढ़े जाते हैं, तो इंशाल्लाह एक जुमा हमें और मिले। एक सवाल मुनाजात का भी करना है, लेकिन आपका वापस आऊँगा। ताहिर भाई, ये बताइए कि आपका पसंदीदा शायर कौन है और क्यों? और हमारे जो टीम के काफ़ी सारे मेंबर्स हैं वो भी आपके फैंस में शामिल हैं, तो वो पूछ रहे हैं आपको होस्टिंग ज़्यादा पसंद है या नात पढ़ना ज़्यादा पसंद है? ये आप दोनों बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, जज़ाकल्लाह खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह होस्टिंग मुझे पसंद है, लेकिन नात खानी मेरा पैशन है। और ये होस्टिंग और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं कर रहा हूँ प्रोग्राम्स वगैरह, और बोल पे भी शहर नशरियात में चल रहे हैं, तो इसकी वजह ये कि ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मेरा मकसद ये है कि अब मैं, ज़ाहिर बात है कि हम वापसी के सफ़र में हैं तलहा भाई, और कब दुनिया से चले जाएंगे कुछ नहीं पता। अल्लाह करे कुछ ऐसा काम कर जाए। मिसाल है, मेरे पास इतनी फॉलोइंग है, यानी कि 12 मिलियन फॉलोवर्स मेरे पास, 12 मिलियन प्लस फॉलोवर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं। तो मैं सोचता हूँ यार, ये फॉलोइंग कहाँ कब्र में थोड़ी लेकर जानी है। इसके ज़रिए अगर इस्लाम की जो सही तालीमात हैं और उसका जो सही पैगाम है वो हम लोगों तक पहुँचा सकें, तो इसलिए मैंने ये होस्टिंग का शोबा इख्तियार किया, वरना होस्ट तो फिर आप जैसे होते हैं। नहीं माशाल्लाह, आपका मकाम कुछ और है, हम तो छोटे से हैं आपके सामने, अभी वक्त है हमें बहुत। शायर आपका फेवरेट? मेरा जो फेवरेट शायर है वो बुजुर्ग शायर हैं इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और इसकी वजह यह है कि देखिए तलहा भाई, ये कोई दुनियावी शायरी नहीं है, ये इश्क़ मजाजी नहीं है, ये है हुजूर की मोहब्बत का जाम और अल्लाह की हम तो इश्क़ हकीकी है। तो ये कहना ये आसान काम नहीं है। मेरे इमाम फरमाते हैं कि तलवार की धार पर चलने के बराबर है। हुजूर की नात कहना आसान नहीं है, हल्का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और कोई ऐसा जुमला भी इस्तेमाल नहीं कर सकते वो जो हुजूर के शान, हाँ हुजूर के शान शान ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयदी आला हज़रत के कलाम, एक एक कलाम, एक एक लफ्ज़, एक एक मिसरा हुजूर की मोहब्बत में डूबा हुआ है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो कुरान और हदीस के उजाले में और रोशनी में सुभान है। शाह साहब, तो आपने जो सवाल किया बड़ा अहम है। असल में माशाल्लाह जो मुफ्तियान कलाम हैं, रुआयत अल कमेटी में भी हैं, जैसे हमारे मुफ्ती अली असगर साहब हैं, तो उनका भी है कि ये जो सिर्फ चांद जो 3 डिग्री का है और ये टेलीस्कोप से भी नज़र आना मुश्किल है। तो इंशाल्लाह उनका कहना है कि 21 इंशाल्लाह अप्रैल जो है वो अलविदाई जुमा इंशाल्लाह हमें मिलेगा। मैं रोहत अल कमेटी से भी कहूँगा कि वो इसकी बड़ी जानदारी करके, खासतौर पर ये बेचारे इनको ज़हन में रखना चाहिए जो झूठी गवाही दे देते हैं, बिल्कुल या कम इल्मी पर ऐसा करते हैं, तो ये बहुत बड़ा वबाल है। शाह साहब, वक्त की कमी है, वो मेरे कान में ना चीखे जा रहे हैं कि मनाजात सुनने हैं हमने कादरी साहब से, वक्त कम ना हो जाए, अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल, सैयदों के भी हम नौकर हैं। हुजूर बिस्मिल्लाह। रब मुझको बुलाएगा, सुभान अल्लाह, मैं काबे को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।